तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेटिस एनर्जी एंड वॉरेन हेबर साइकिल। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का, और आप लोगों को इस टॉपिक को कंप्लीट पढ़ लेना है क्योंकि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इस साल पेपर में पक्का फंसेगा। तो मैं शुरू करता हूँ। लेटिस एनर्जी रियलिटी में होती क्या चीज़ है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जालक ऊर्जा। देखो, अधिकांश वर्ड आप इंग्लिश में यूज़ करके आओ तो जालक ऊर्जा बोलते हैं इसको हम हिंदी में, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम लेटिस एनर्जी। ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है हमें बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि वो टॉपिक हमें पढ़ने हैं जो हर साल पेपर में आते हैं। सबसे पहले देखो, जो ये मैं बनाऊंगा कोई भी आयनिक सॉलिड, तो कोई भी जब कोई दो गैसें मिलकर, यानी कि जब गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन आपस में मिलकर कोई भी आयनिक सॉलिड बनाते हैं तो ऊर्जा बाहर निकलती है। उसी ऊर्जा को आप क्या बोलते हो, लेटिस एनर्जी कहते हो। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैंने यहाँ पर M लिया है, ठीक है, M प्लस कर दिया है मैंने, M4 कोई भी मेटल हो सकता है, और G4 ये क्या है हमारे पास, गैस है, ठीक है, ये गैसीय धनायन बोलेंगे इसको हम। और यहाँ पे मैंने क्या करा, देखो X, और मैंने यहाँ पे भी गैस ली है और यहाँ पे लगा दिया मैंने ऋणायन, ठीक है, तो ये गैसीय धनायन है और ये गैसीय ऋणायन है। जब गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन आपस में मिलकर कोई भी आयनिक सॉलिड बनाते हैं, कोई भी आयनिक सॉलिड बनाते हैं इस टाइप से, कोई भी आयनिक सॉलिड बनाते हैं, तो भाई ऊर्जा उत्पन्न होती है। ध्यान देना इस लाइन पे, क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, प्लस के एनर्जी आ जाएगी मेरे पास, ठीक है, तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी कि गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन मिलकर जब आयनिक सॉलिड बनाते हैं, दिस इज ए आयनिक सॉलिड बनाते हैं, तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे हम लेटिस एनर्जी कहते हैं। परिभाषा याद हो जाएगी, कोई ज़्यादा हार्ड परिभाषा नहीं है, बस सिर्फ वर्ड पे फोकस रखो। आई होप कि ये टॉपिक आपके दिमाग में होगा पक्का बिल्कुल। क्या है, गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन आपस में मिलकर आयनिक सॉलिड बनाते हैं तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी कहते हैं। मैं लिख रहा हूँ इसकी परिभाषा, ठीक है, इस परिभाषा पे ध्यान देना। जब गैसीय धनायन, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना बेटे, जब गैसीय धनायन, ठीक है, तथा गैसीय ऋणायन, ठीक है, यानी कि गैसेस कैटायन एंड गैसेस एनायन, गैसीय ऋणायन, ठीक है, आपस में, ठीक है, आपस में संयुक्त होकर या मिलकर, आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, आपस में मिलकर आयनिक सॉलिड बनाते हैं। ध्यान देना, आयोनिक सॉलिड बनाते हैं, आयनिक सॉलिड बनाते हैं, ठीक है, आयनिक सॉलिड बनाते हैं तो एनर्जी उत्पन्न होती है। ध्यान देना, तो एनर्जी उत्पन्न होती है। इस लाइन को मैं हिला रहा हूं एनर्जी को, तो एनर्जी उत्पन्न होती है, ठीक है, एनर्जी उत्पन्न होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उत्पन्न होती है, जिसे लेटिस एनर्जी कहते हैं। ओके, जिसे लेटिस एनर्जी कहते हैं। बहुत इजी सिंपल सा पॉइंट है, जिसे हम लेटिस एनर्जी कहते हैं। ओके, जिसे हम लेटिस एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो जब गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, आयनिक सॉलिड बनाते हैं तो एनर्जी उत्पन्न होती है, जिसे हम लेटिस एनर्जी कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में, देखो ये अपनी मेन रिएक्शन है, इस रिएक्शन पे ध्यान देना है आप सब लोगों को, ठीक है, ये अपनी मेन रिएक्शन है, इस रिएक्शन पे ध्यान देना है। अब देखो इस अभिक्रिया में जो एनर्जी उत्पन्न हुई है, यानी कि इस अभिक्रिया में आप लिख सकते हो यहाँ भी कि भाई इस अभिक्रिया में, ध्यान देना, इस अभिक्रिया में, ओके सर, इस अभिक्रिया में जो एनर्जी उत्पन्न हुई है, जो एनर्जी उत्पन्न होती है, यानी कि उत्पन्न होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी कहते हैं। आप ये भी लिख सकते हो, उसे हम लेटिस एनर्जी कहते हैं, उसे हम लेटिस एनर्जी कहते हैं। एक खास बात और है, इसे हम शो करते हैं यू से, काय से बेटे, यू से, इसे यू से दर्शाते हैं, इसे यू से दर्शाते हैं, ठीक है, कैपिटल यू कर दियो, इसे यू से दर्शाते हैं। और किसी किसी बुक में आपको मिलेगा स्मॉल कैपिटल ई से, किसी बुक में इसको कैपिटल ई से भी शो किया गया, लेकिन मैं जो हूँ इसको कैपिटल यू से शो किया करूँगा। ओके, ठीक है, तो इस अभिक्रिया में जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसे हम लेटिस एनर्जी कहते हैं, इसे कैपिटल यू से दर्शाते हैं। एक बात और है, लेटिस एनर्जी जितनी अधिक होगी, लेटिस एनर्जी जितनी अधिक होगी, कंपाउंड क्या होगा, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये टोटल एनर्जी होती है। क्या होती है, ये टोटल एनर्जी होती है, इस लाइन पे ध्यान देना है। वैसे तो स्टेबिलिटी
ठीक है। स्टेबिलिटी जो होती है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। आपको पता होना चाहिए कि जब ऊर्जा बढ़ाओगे तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, और जब ऊर्जा कम होगी तो स्टेबिलिटी कैसी होगी, तुम्हारे पास उसकी ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ ठीक उल्टा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये टोटल एनर्जी होती है। इसके बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों हो रहा कि अगर आप लेटेस्ट एनर्जी जितनी ज़्यादा बढ़ाओगे, यानी कि लेटेस्ट एनर्जी जितनी अधिक होगी, उस आयनिक सॉलिड उतना स्थायी होगा, यानी कि वह आयनिक सॉलिड उतना अधिक स्थायी होगा। लगाओ, लेटेस्ट एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी आयनिक सॉलिड उतना ज़्यादा स्थायी होगा, ठीक है। इस लाइन पे ध्यान देना। देखो लेटेस्ट एनर्जी, ठीक है, लेटेस्ट एनर्जी जितनी अधिक होगी, लेटेस्ट एनर्जी जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होगी, ठीक है, वह कंपाउंड, वह आयनिक सॉलिड, वह आयनिक सॉलिड, ठीक है, उतना अधिक स्थायी होगा, उतना अधिक क्या होगा बेटे, स्थायी होगा, उतना अधिक स्थायी होगा। और एक चीज़ और है, एक चीज़ ये है कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ घटती है, जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ घटती है, ठीक है, कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होती है वो तुम्हारे पास क्या होती है, बढ़ती है। जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ घटती है लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ घटेगी लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। ध्यान देना, मैं लाइन लिखवा रहा हूँ ये वाली भी, जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ घटती है, जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ घटती है, ठीक है, जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटे, जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ घटती है, ओके, जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ घटती है आयनिक सॉलिड की, आयनिक सॉलिड की, ठीक है, आयनिक सॉलिड की लेटेस्ट एनर्जी बढ़ती है, ठीक है, लेटेस्ट एनर्जी बढ़ती है, ये बढ़ती है, ओके, ठीक। इस लाइन पे ध्यान देना, जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ कम होगी आयनिक सॉलिड की लेटेस्ट एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और तुम्हें बताऊं मैं, इसका जो एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल बड़ा ज़रूरी है यार। जैसे देखो बोर्न हेवर साइकिल, बोर्न हेवर साइकिल, यानी कि बोर्न अलग साइंटिस्ट है और हेवर अलग साइंटिस्ट है। अब बोर्न और हेवर ने, ठीक है, किसी भी आयनिक सॉलिड की लेटेस्ट एनर्जी ज्ञात करने के लिए, बोर्न तथा हेवर ने किसी भी आयनिक सॉलिड की लेटेस्ट एनर्जी ज्ञात करने के लिए एक साइकिल प्रस्तुत की, जिसे हम बोलते हैं बोर्न हेवर साइकिल। और उस साइकिल की सहायता से हम फाइंड करेंगे किसी भी आयनिक सॉलिड की लेटेस्ट एनर्जी, समझ लो। अब उन्होंने अपनी साइकिल में क्या बताया कि भाई आप एक आयनिक सॉलिड को दो विधियों से बना सकते हो, एक तो डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। अब वो दोनों के दोनों मेथड हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसको उतार लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वरना मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलो साहब, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखो होती क्या बोर्न हेवर साइकिल, डाल देता हूँ मैं हेडिंग बोर्न, ठीक है, हेवर साइकिल, ठीक है, बोर्न हेवर साइकिल। तो भैया एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है यार, जो पेपर में हर साल आता है, पढ़ के जाना ठीक से इस क्वेश्चन को। तो कहते क्या है, यानी कि सन 1919 में, सन 1919 में, ठीक है, बोर्न तथा हेवर ने, किसने, बोर्न तथा हेवर ने, ध्यान देना, बोर्न तथा हेवर ने, ठीक है, किसी आयनिक सॉलिड की, किसी आयोनिक सॉलिड की लेटेस्ट एनर्जी, लेटेस्ट एनर्जी, ठीक है, किसी आयनिक सॉलिड की लेटेस्ट एनर्जी ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए एक साइकिल प्रस्तुत की, एक साइकिल प्रस्तुत की, प्रस्तुत की, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे बोर्न हेवर साइकिल कहते हैं, जिसे बोर्न हेवर साइकिल कहते हैं। इस लाइन पे ध्यान देना बेटे। देखो सन 1919 में बोर्न तथा हेवर ने किसी आयनिक सॉलिड की या आयनिक क्रिस्टल की, ठीक है, लेटेस्ट एनर्जी ज्ञात करने की एक साइकिल प्रस्तुत की, जिसे बोर्न हेवर साइकिल कहते हैं। देखो माना, ध्यान लाइन पे जरा, माना यानी कि एक आयनिक सॉलिड, माना एक आयोनिक सॉलिड, माना एक आयोनिक सॉलिड दो मेथड से बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ठीक है। माना एक आयनिक सॉलिड दो मेथड से बनाया जा सकता है। पहला मेथड जो होता है उसको बोलता हूँ मैं डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। लाइन पे ध्यान देना बेटे, अगर ये समझ गए सब कुछ समझ गए। डायरेक्ट मेथड आ गया मेरे पास। डायरेक्ट मेथड में ये है मेरे पास कि जो एम सॉलिड होगा,
प्लस हाफ X2, ठीक है, ये मेरे पास गैसेस फॉर्म में होगा, तो ये दोनों जब मिलेंगे तो ये बना देंगे MX गैस। ध्यान देना बेटे, MX सॉलिड बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे? MX सॉलिड। 2 से 2 कट गया तो ये बना देंगे MX सॉलिड, प्लस यहाँ से Q1 एनर्जी क्या होती है? जनरेट होती है। और बहुत सारी अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा बाहर निकलती है उनके लिए डेल्टा H का मान कैसा होता है? नेगेटिव होता है। यानी कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में ऊर्जा बाहर निकलती है, और जो ऊर्जा बाहर निकलती है वो अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती हैं, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल्टा H का मान नेगेटिव होता है। इसमें लाइन पे ध्यान देना, यानी कि जो ऊर्जा बाहर निकलेगी वो डेल्टा H का मान नेगेटिव लेंगे, और जो ऊर्जा हमें मिलेगी, ठीक है, जो ऊर्जा माना, लाइन पे ध्यान देना, देखो माना एक आयनिक सॉलिड है मेरे पास, माना एक आयनिक सॉलिड 2 मेथड से, ध्यान देना, 2 मेथड से बनाया जा सकता है। अच्छा, वो मेथड कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो भैया पहला मेथड जो आता है वो आता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। चलो साहब डायरेक्ट मेथड से कर दो आप, देखो कैसा होता है। डायरेक्ट मेथड जो होता है ना वो ये होता है आपका कि भैया M फॉर मेटल सॉलिड आएगा, प्लस हाफ ये है हमारा नॉन मेटल, ये गैस फॉर्म में होगा, और क्या बना देगा ये MX, ठीक है, MX सॉलिड बन जाएगा, और प्लस यहाँ से भैया एनर्जी उत्पन्न होगी। और आपको पता होना चाहिए कि ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा H का मान नेगेटिव होता है। अगर मैं यहाँ डेल्टा H का मान लिखूंगा ना तो वो आगा -Q1। अब ये मत देखना कि माइनस क्यों आ गया, क्योंकि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसी होती है? नेगेटिव होती है, ठीक है। यानी कि जो ऊर्जा हमें मिलेगी वो नेगेटिव जाएगी, और जो ऊर्जा हम देंगे वो पॉजिटिव जाएगी, ठीक है। ये डेल्टा H का मान होगा। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा नंबर आता है मेरे पास इनडायरेक्ट मेथड। ध्यान देना बेटे, कौन सा आता है? इनडायरेक्ट मेथड आ जाता है। अब वो इनडायरेक्ट मेथड कौन सा वो हम चेक कर लेते हैं। देखो ये वाला जो मेथड मैं लिखवा रहा हूँ वो इनडायरेक्ट मेथड है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सॉलिड को, किसको? M सॉलिड, जो मेरे पास मेटल सॉलिड है, इसको हमें चेंज करना है मेटल गैस में। क्या है बेटे? मेटल गैस में। ध्यान देना, इसको हमें मेटल गैस में चेंज करना। तो मेटल गैस में चेंज करने के लिए हमें सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। कौन सी एनर्जी? सब्लिमेशन प्लस सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है। इतनी ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी, यानी कि अगर सॉलिड को गैस में चेंज करना है तो आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। और अब मेरे पास क्या है? अब मेरे पास जो ये मेटल बना दिया है मैंने, इस मेटल को चेंज करना है हमें धनायन में, क्योंकि हमें चाहिए गैसीय धनायन। हमें क्या चाहिए? गैसीय धनायन। और हमारे पास सिर्फ अभी गैसीय धातु है, धनायन है नहीं। तो गैसीय धनायन प्राप्त करने के लिए अब वो क्या करना पड़ेगा मेरे लाल? जरा बताना जरा, ठीक है। यहाँ पर हमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन को बाहर, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मैंने कम कर दिया, और अगर एक इलेक्ट्रॉन कम करना है तो जितनी ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी और इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। ये दोनों की दोनों ऊर्जा हमने दी है। जब हमने सॉलिड को गैस में चेंज करा तो हमने सब्लिमेशन एनर्जी दी, जब हमने गैसीय धातु को हमने गैसीय धनायन में चेंज करा तो हमने आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी दी। यानी कि ये वो एनर्जी है जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता, बन गया गैसीय धनायन। अब इसको तोड़ो बेटे जरा लाइन पे, इसे भी लाइन पे लो सेव करके जरा। तो हाफ H2 गैस को तोड़ दो। काय में तोड़ोगे आप? भैया तोड़ दें, काय में तोड़ दें। इसको बोलते हैं डिसोसिएशन एनर्जी अपॉन 2, यानी कि वियोजन ऊर्जा। यानी कि देखो ये आधा अणु है, अब ये 2 क्यों आया? क्योंकि ये आधा अणु है। अगर पूरा अणु होता तो खाली होती डिसोसिएशन एनर्जी, लेकिन अणु कैसा है? आधा है, और आधे अणु को तोड़ने के लिए हमें डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी? आधी देनी पड़ेगी। तो ये भी हमने दी है, तो ये भी काय में जाएगी? प्लस में जाएगी। अब भैया ये बन गया मेरे पास X गैस में, तोड़ दिया मैंने अणु को, आधे अणु को तोड़ दिया मैंने, बन गया गैस में। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें? इसमें क्या है? ये ऋणायन है, यानी कि ये अधातु है, तो अधातु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन हमें डालना, तो एक इलेक्ट्रॉन डालने में जितनी ऊर्जा बाहर निकलेगी वो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है।
समझ में आया? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन डालने पर किसी गैसीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन डालने पर जो ऊर्जा बाहर निकलती है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। अब ये क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई, ये इतनी ऊर्जा हमें क्या गई, मिल गई है। अब मुझे देखो ये जब बन गया मेरे पास, ये रिलायन बन गया। अब ये दोनों जो होते हैं ना भाई साहब, ये दोनों जो हैं, ये दोनों के दोनों मिलकर जब ये एक आयनिक सॉलिड बनाते हैं, क्या बनाते हैं? जब ये दोनों के दोनों मिलकर एक आयनिक सॉलिड बनाते हैं तो भैया लेटिस एनर्जी उत्पन्न होती है। क्या होती है? लेटिस एनर्जी उत्पन्न होती है। ठीक है, क्या होती है? लेटिस एनर्जी उत्पन्न होती है। और ये कौन सा मेथड है मेरे पास बेटे? ये है इनडायरेक्ट मेथड। ध्यान देना, ये जो मैंने मेथड करवाया नीचे वाला, ये मेरे पास डायरेक्टली, ये वाला मेथड कौन सा? ये डायरेक्ट मेथड है। और अगर मैं इस मेथड की बात करूं तो ये मेरे पास कौन सा? इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक है, और भैया एक नियम आता है हेस का नियम। ध्यान देना, डेल्टा एच फॉर्मेशन है मेरे पास ये, अगर इसका मान मैं मानूंगा तो डेल्टा H1 मान लेना, इसको डेल्टा H2 मान लेना, डेल्टा H3 मान लेना, डेल्टा H5 मान लेना। ठीक है, डेल्टा H4 मान लेना, इसको डेल्टा H5 मान लेना। ठीक है, तो मर्जी है आपके, मान भी सकते हो ना छोड़ भी सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल तो मेरे पास ये है कि ये इनडायरेक्ट मेथड होता है और ये हमारे पास क्या होता है? ये डायरेक्ट मेथड होता है। ये वाला डायरेक्ट मेथड है और ये वाला कौन सा है? इनडायरेक्ट मेथड है, यानी कि घुमा फिरा के। यानी कि इसके बाद एक नियम आता है हेस का नियम, पढ़ रखा ना? वो कहते हैं कि अगर एक ही रासायनिक परिवर्तन एक या अधिक विधियों से एक या अधिक विधों में एक या अधिक पदों में क्यों ना पूर्ण किया जाए, लेकिन पूर्ण अभिक्रिया में जो संपूर्ण ऊर्जा होती है वो समान रहती है। यानी कि अगर एक ही रासायनिक परिवर्तन एक पद में करो, ठीक है, या इतने पदों में करो, जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो सब कैसी होती है? बराबर होती है। एक रासायनिक परिवर्तन एक या अधिक विधियों से, दो विधियां लगाई है मैंने, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। इसमें एक पद है, इसमें अनेक पद है। कुछ भी कर लो, जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो कैसी होती है? समान होती है। तो देखो जरा हेस के नियम से, मैं अपने हेस के नियम पे आ जाता हूँ। हेस का नियम क्या कहता है हमसे? भैंस का नहीं, हेस का नियम। ठीक है, तो हेस का नियम कहता है हेस के नियम से। ठीक है साहब, हेस के नियम से देखते हैं ये क्या होता है। ठीक है, हेस के नियम से जो ये मेरे पास डेल्टा एच फॉर्मेशन होगा माइनस के Q1, जो मेरे पास एनर्जी होगी माइनस के Q1, वो इन सब एनर्जियों के बराबर होगी, इन सब एनर्जी के योग के बराबर होगी। कैसे करके देखो, प्लस के सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है, प्लस के डिसोसिएशन एनर्जी अपॉन 2, प्लस के आयोनाइजेशन पोटेंशियल, माइनस के EA, ठीक है, और माइनस के जालक ऊर्जा, माइनस के जालक ऊर्जा। ठीक है, यू आ जाएगा मेरे पास। चलो ऐसे रहने दो यार, ऐसे बना दो, ये आ जाएगा मेरे पास यू। अच्छा ठीक है, ये जो माइनस का यू है बराबर के दल्ले का काय में आ जाएगा बेटे? ये प्लस में आ जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारे पास प्लस सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है, प्लस डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, अपॉन 2 प्लस का आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब जब इस Q1 को इधर लेकर आओगे तो ये काय में आ जाएगा बेटे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये आ जाएगा तुम्हारे पास प्लस में। ठीक है, अब इस समीकरण की सहायता से आप क्या कर सकते हो? जालक ऊर्जा का मान फाइंड कर सकते हो। ध्यान देना, हम इस समीकरण की सहायता से जालक ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि भाई इसकी सहायता से, इसकी सहायता से, ठीक है, इसकी सहायता से किसी आयनिक सॉलिड की, किसी आयनिक सॉलिड की, ठीक है, किसी आयनिक सॉलिड की लेटिस एनर्जी, कौन सी एनर्जी बेटे? लेटिस एनर्जी, ठीक है, ज्ञात की जा सकती है, ज्ञात की जा सकती है। एक सिंपल सा टॉपिक था बिल्कुल, जो मैंने करवा दिया। कोई भी आयनिक क्रिस्टल हो सकता है, कोई भी आयनिक सॉलिड हो सकता है जिसकी आप एनर्जी फाइंड कर सकते हो इस टाइप से। एक चीज़ और है, अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप इस चीज़ को, अगर इसका एग्जांपल लिया जाए नमक वाला, तो वो मैं एक बार एग्जांपल और करवा दे रहा हूँ। ठीक है, ये बोरन-हेबर साइकिल होती है। इस बोरन-हेबर साइकिल पर ध्यान दो, दो मेथड से मैंने एक ही आयनिक सॉलिड दो मेथड से बनाया है। एक डायरेक्ट मेथड है और एक कौन सा है मेरे पास? इनडायरेक्ट मेथड। ये इनडायरेक्ट मेथड है और ये वाला डायरेक्ट है। एक एग्जांपल से और समझते हैं इस चीज़ को। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि अब इसका हमारे पास कोई काम नहीं है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस चीज़ का, इसका ये भाई आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, लिख लेना इसको। अच्छा, एक एग्जाम्पल मेरे पास और आता है बेटे, एग्जाम्पल मैं लेता हूँ नमक वाला। ठीक है, चलो साहब, इस बोरन-हेबर साइकिल की सहायता से आप नमक का जो है ना, नमक का यानी कि NaCl जब बनेगा तो कितनी लेटेस्ट एनर्जी उत्पन्न होगी वो निकालो जरा। चलो देखते हैं, फिर जरा ध्यान देना। यह है मेरे पास Na, ठीक है, ये मेरे पास क्या है? Na। तो Na हमेशा होता है सॉलिड, प्लस हाफ Cl2, प्लस हाफ Cl2, ये गैस होता है हमेशा, ऑलवेज याद कर लो ठीक से। जब दोनों मिलेंगे ये गैस फॉर्म में, तो बेचारा हमारा क्या बनेगा? एक सॉलिड बन जाएगा NaCl। ठीक है, NaCl नमक क्या होता है? सॉलिड होता है,
प्लस यहाँ पे डेल्टा एच फॉर्मेशन जो होगा वो मैंने माना Q1। एनर्जी में सेम रखूंगा, एनर्जी में चेंज नहीं करूंगा बिल्कुल भी, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड है। अगर मैं इनडायरेक्ट मेथड लूंगा तो भैया आपको वही सब्लिमेशन एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ेगी, हर एक चीज़ का वही मेथड रहेगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये Na गैस फॉर्म में आ जाएगा। फिर से अगेन आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी देनी पड़ेगी इसको, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर कूद काट के आ जाएगा, ये गैस फॉर्म में आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी क्या करनी पड़ेगी, आपको डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी, अपॉन 2 हो जाएगा। और ठीक है, ये है हमारे पास अणु टूट जाएगा खाली गैस फॉर्म में। अब क्या करना है मुझे, बनाना ऋणायन। तो ऋणायन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, तो आप जितना एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो आपको एनर्जी मिलेगी। तो ये आ जाएगा मेरे पास Cl माइनस गैस फॉर्म में। अब ये जब दोनों मिलेंगे आपस में, गैस के धनायन और गैस के ऋणायन आपस में मिलकर जब क्या करते हैं, गैस के धनायन और गैस के ऋणायन आपस में मिलकर जब भैया कोई भी आयनिक सॉलिड बनाते हैं तो लेटिस एनर्जी फाइंड होती है। क्या होती है, लेटिस एनर्जी फाइंड होती है। अब जो ये लेटिस एनर्जी होती है इसका मान आप फाइंड कर सकते हो किसके नियम से, हेस के नियम से। ओके, तो बेटे हेस के नियम से, हेस के नियम से अगर हेस के नियम लगाओगे तो हेस के नियम से मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस के यू आ जाएगा। फिर मेरे पास कितना आएगा बेटे ज़रा मुझे बताओ, प्लस सब्लिमेशन एनर्जी आ जाएगी। फिर कितनी आएगी तुम्हारे पास, आयोनाइजेशन पोटेंशियल आ जाएगा। प्लस कितना आएगा तुम्हारे पास, डिसोसिएशन एनर्जी अपॉन 2 आ जाएगा। प्लस तुम्हारे पास कितना आएगा, प्लस तुम्हारे पास आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो लेटेस्ट एनर्जी भी हमें फाइंड करनी है। यह वाला इधर लेके आओ, यह वाला इधर लेके जाओ, यहाँ पे यू नहीं आएगा। कितना आएगा तुम्हारे पास, डेल्टा एच फॉर्मूला Q1 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। Q1 है मेरे पास, ठीक है। तो यही वाला U जो है इधर लेके आओ, Q1 को आप उधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा मेरे पास U इक्वल टू सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है, प्लस आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस डिसोसिएशन एनर्जी अपॉन 2 माइनस के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और भैया प्लस के Q1। और इस समीकरण की सहायता से आप किसी भी, ठीक है, तो इसकी सहायता से लेटेस्ट एनर्जी, ठीक है, ज्ञात की जा सकती है, ओके। तो भैया ठीक है, तो ये 2 मेथड से हुआ, एक डायरेक्ट मेथड ये वाली पहली लाइन, और ये हो गया मेरे पास इनडायरेक्ट मेथड। अब इसी को आप बड़े बड़े शब्दों में भी लिख के आ सकते हो, एक पेज भर के आ सकते हो, ठीक है। पर मैंने समझा दिया वॉरेन हेबर साइकिल रियलिटी में क्या होती है और ये किस काम में आती है, ठीक है। अब ऐसी एक अच्छे टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।